Hello everyone, welcome to today's discussion on very hot topic hate speech in India। इसका हिंदी अर्थ है घृणास्पद भाषण। देखिए वर्तमान परिदृश्य में देखिए नित नए आप समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत होते हैं कि हर एक राजनीतिक पार्टी के लोगों द्वारा जो है हेट स्पीच किया जाता है, चाहे किसी जाति धर्म संप्रदाय से को लेकर के हो। और यही देखिए हमारे देश की जो डेमोक्रेसी का कहा जाए तो सबसे निगेटिव चीज है। इसको लेकर के कोई न बंदिशें हैं और इस पर क्या होना चाहिए। तो ये देखिए समाज को राष्ट्र के साथ के सामने क्या संदेशा जाता है, तो ये आए दिन सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। और इसीलिए आज मैं ये हॉट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं कि भारत में घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध, हेट स्पीच एंड हेट क्राइम, इसको इसलिए लेके आए हैं देखिए कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को इसके बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। और साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं खासकर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए इसके लिए क्या कानूनी ढांचा है, क्या चुनौतियां, और ये चर्चा इसलिए था कि ये हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में एक खबर छपी थी, उसके अनुसार मैंने इस लेक्चर्स को बनाया है। और ओडिशा राज्य विधि आयोग की क्या सिफारिशें हैं, तो देखिए ये दरअसल चर्चा में क्यों है। ओडिशा राज्य विधि आयोग द्वारा ओडिशा घृणापूर्ण भाषण और घृणा अपराध निवारण अधिनियम 2026 का ड्राफ्ट पेश किया गया। अब देखिए इसका रिलेवेंसी क्या है। सांप्रदायिक सौहार्द को संस्थागत रूप देने और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने का प्रयास, सोशल मीडिया पर बढ़ती नफरत और फेक न्यूज के दौर में कानून की सख्त जरूरत है। अब आपके देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम के सिलेबस में मेंशन है लॉ कमीशन के बारे में, विधि आयोग, आर्टिकल 19(1) क्लास ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 अर्थात नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 17, अस्पृश्यता, एंड टू एंड इनक्रिप्शन अर्थात सेम है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, मशीन लर्निंग एंड ह्यूमन राइट्स। तो देखिए ये प्रीलिम्स में सिलेबस से रिलेट करता है। अब यदि देखिए मेंस के सिलेबस में यदि आप नजर डालें तो मेंस के सिलेबस में मेंशन है OSLC रिकमेंडेशंस 2026 अर्थात जो इस तरह के आयोग की सिफारिशें होती हैं उससे संबंधित क्या ड्राफ्ट है, घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध से संबंधित तथ्य, दैट मींस की फैक्ट्स ऑन हेट स्पीच एंड हेट क्राइम, घृणात्मक भाषण और घृणा अपराध पर अंकुश लगाने में चुनौतियां, चैलेंजेस इन कर्बिंग हेट स्पीच एंड हेट क्राइम। अब देखिए आपको यह समझना आवश्यक है कि हेट स्पीच और हेट क्राइम में मेन डिफरेंस क्या है। यदि दोनों में कंपैरिजन करें तो देखिए हेट स्पीच की जो डेफिनेशन है, ऐसे शब्द या कृत्य जो समूहों के बीच नफरत फैलाए उसे हम हेट स्पीच कहते हैं, जबकि हेट क्राइम ऐसे अपराधी कृत्य जो पूर्वाग्रह या नफरत से प्रेरित हैं। हेट स्पीच का नेचर है एक अभिव्यक्ति का दुरुपयोग हो रहा, जबकि हेट क्राइम का नेचर है एक हिंसक कार्रवाई का दुरुपयोग। हेट स्पीच वैचारिक नफरत और उकसावा पर ध्यान केंद्रित कराता है, जबकि वही हेट क्राइम शारीरिक क्षति और हिंसा को जन्म देता है। हेट स्पीच
नफरत फैलाने की मंशा है यानी क्रिमिनल मंशा है, जबकि हेट क्राइम पूरी तरह से आपराधिक मंशा है। हेट स्पीच के यदि कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करता है, जबकि हेट स्पीच आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। और इस तरह से देखिए कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो हेट स्पीच में आप से रिलेटेड है जैसे सांप्रदायिक नारेबाजी, सोशल मीडिया पोस्ट, और जबकि हेट क्राइम क्या है, मॉब लिंचिंग, जाति हिंसा, हमला। तो ये दोनों में मेन अंतर है। अब देखिए जो ओडिशा स्टेट लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें क्या प्रावधान किया गया, उस ड्राफ्ट में क्या है, तो देखिए उसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। फर्स्ट क्राइम पर 1 से 5 साल का जेल और लगभग 10,000 रुपए का जुर्माना है। यदि फिर से वो इस तरह से क्राइम करता है तो नेक्स्ट टाइम क्राइम करने पर 7 ईयर यानी 7 साल तक की जेल और 50,000 राशि की जुर्माना का प्रावधान है। यानी फर्स्ट टाइम में देखिए 1 से 5 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान था। सेकेंड टाइम करने पर 7 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना। अपराध को संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल और गैर जमानती श्रेणी में रखने का प्रस्ताव किया गया है। डिजिटल पावर में देखा जाए तो इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक सामग्री तुरंत हटाने का आदेश देने का राइट्स है। यानी यहां पर डिजिटल पावर को लेकर के एडीएम के पास राइट्स है। यदि ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो नफरत फैलाने वाले समूहों के प्रबंधकों पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से देखिए ये तो ये रहा। अब देखिए हमारे भारत में कानूनी और संवैधानिक ढांचा यानी संविधान में कहां पर इस तरह की चीजों का प्रावधान है। यदि आप आर्टिकल 19(1)(a) में देखें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 19 क्लास 2 में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए उचित प्रतिबंध है। तो यह था संवैधानिक। अब यदि हम स्टेचुरी देखें कानूनी तो भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 में है सेक्शन 196 जिसमें मेंशन है शत्रुता को बढ़ावा, और धारा 299 यानी सेक्शन 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित प्रावधान है। विशेष कानून शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जिसमें सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने पर चुनाव के लिए अयोग्यता का प्रावधान सेक्शन 8 में है। अब देखिए इस तरह से इसके पहले भी क्या जजमेंट आए हैं, इसीलिए जुडिशियल रूलिंग्स के बारे में आप भी ध्यान दें कि इस तरह से देखिए पूर्व में भी केस आ चुके हैं। जैसे कि साहिल अब्दुल्ला केस 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हेट स्पीच पर बिना शिकायत FIR दर्ज करने का ऑर्डर दिया था। दूसरा था तहसील पूनावाला केस 2018, मॉब लिंचिंग रोकने के लिए हर जिले में नोडल ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट का निर्देश दिया गया। तीसरा जो है श्रेया सिंघल केस 2015 में भी आया जिसमें IT एक्ट की सेक्शन 66A को हटाया गया ताकि बोलने की आजादी बची रहे। प्रवासी भलाई संगठन 2014 में भी लॉ कमीशन को हेट स्पीच की ठोस परिभाषा बनाने का कार्य सौंपा गया। तो कुल मिलाकर देखिए कि इसके यदि आप हिस्टोरिकल जुडिशियल रूलिंग्स पर जाए, पहले भी इस तरह के मसले आए हैं तो उस पर इस तरीके से चीजें हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे सामने चुनौती क्या है, मेन चैलेंजेस। तो पहली चुनौती यह है कि कानूनी अस्पष्टता। नफरत की कोई एक स्पष्ट वैश्विक यानी ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है जिससे कि दुरुपयोग की संभावना रहती है। डिजिटल हाइड्रा अर्थात एक अकाउंट बंद होने पर सामग्री दूसरे मिरर अकाउंट से तुरंत फैल जाती है। एनक्रिप्शन अर्थात व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्स पर पहला मैसेज भेजने वाले को पता लगाना कठिन है। एल्गोरिथमिक कट्टरपंथ अर्थात सोशल मीडिया का सिस्टम अक्सर विवादित और भड़काऊ सामग्री को अधिक प्रमोट करता है। रवा थ्रेशोल्ड टेस्ट। अब मैं जो बात कर रहा हूं कि ये जो चीजें हैं समाधान के लिए है और आगे का क्या रास्ता हो सकता है इस तरह से सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। तो
तो इसके लिए रबार्ट थ्रेशोल्ड टेस्ट, अभिव्यक्ति और हिंसा के उकसावे में अंतर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के 6 स्टैंडर्ड्स को अपनाना, तकनीकी हस्तक्षेप, एआई द्वारा भड़काऊ कंटेंट की पहचान और उसे ब्लॉक करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, हेट क्राइम के मामलों में त्वरित सुनवाई और न्याय, मीडिया लिटरेसी, स्कूल लेवल पर बच्चों को दुष्प्रचार यानी प्रोपेगेंडा और सच के बीच अंतर को समझाना। तो इस तरह से देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि जो अभी आपके सामने हमने एक शब्द लाया था रबा थ्रेशोल्ड टेस्ट। तो रबा थ्रेशोल्ड टेस्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझें। घृणात्मक भाषण और आपराधिक उकसावे के बीच अंतर करने का परीक्षण, मीन्स ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट स्पीच एंड क्रिमिनल इंसाइटमेंट। अब यहां पर देखिए, इसको लेकर के क्या संदर्भ है, क्या भाषण उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में हिंसा भड़का सकता है, क्या वक्ता के पास अनुयायियों पर प्रभाव और अधिकार है, और यदि है तो उनकी मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या वक्ता का इरादा वास्तव में हिंसा या घृणा को बढ़ावा देना है। अब इसके लिए कंटेंट, क्या भाषण की भाषा स्पष्ट रूप से घृणास्पद और भड़काऊ है, क्या भाषण के कारण हिंसा होने की वास्तविक और तत्काल संभावना है, और भाषण कितनी दूर तक फैला है और कितने लोग प्रभावित हुए हैं। ये तो रबा थ्रेशोल्ड टेस्ट क्या है, तो ये इससे भी समझना जरूरी है। तो देखिए, इस तरह से ये मैंने टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि वर्तमान में काफी चर्चा में था और हाल ही में ओडिशा में इस अधिनियम के प्रस्ताव को लाया गया जिसमें संज्ञेय अपराध, डिजिटल सामग्री को हटाने के बारे में प्रावधान किया गया। और इसी प्रकार से देखिए, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के सामने मेंशन किया कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता को सार्वजनिक व्यवस्था के साथ संतुलित करने के लिए स्पष्ट परिभाषाओं, एआई मॉडरेशन और सामाजिक लचीलेपन की आवश्यकता है। अब डॉक्ट में पहली बार अपराध करने वाले के लिए 1 से 5 साल का जेल, 10,000 रुपए का जुर्माना और बार-बार अपराध करने वालों के लिए 7 वर्ष का कैद और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। ओडिशा घृणापूर्ण भाषण और घृणा अपराध निवारण अधिनियम 2026 के तहत अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती के रूप में वर्गीकृत किया है, जो वारंट के बगैर गिरफ्तारी की अनुमति देता है और जमानत के लिए सख्त न्यायिक जांच की आवश्यकता होगी। यहां पर देखिए, घृणात्मक भाषण को किसी भी सार्वजनिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, नस्ल, लैंगिक, भाषा, विकलांगता या जन्म स्थान के आधार पर घृणा या द्वेष उत्पन्न करता है। अब यहां पर पीड़ितों के लिए क्या अप्रोच है, कानून में फर्स्ट क्लास के न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हुए नुकसान की गंभीरता के आधार पर पीड़ितों को फाइनेंशियल मुआवजा देने का अधिकार प्रदान किया गया है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक के समकक्ष मध्यस्थों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को घृणात्मक सामग्री को ब्लॉक करने या हटाने का निर्देश देने का अधिकार है। साथ ही साथ अधिनियम संगठनों तक आपराधिक दायित्व का विस्तार करता है। इसके संचालन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को जवाबदेह ठहराता है और जब तक कि वो उचित परिश्रम या जानकारी की कमी साबित न करे। सार्वजनिक हितों के लिए छूट है, अर्थात दंड उन सामग्रियों, आर्ट, साइंस या लिटरेचर पर लागू नहीं होंगे जो आम जनता के हित में हो या वास्तविक धार्मिक विरासत उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। और इस तरह से देखिए, जैसा कि मैं अभी आपको स्टार्टिंग में हेट स्पीच और हेट क्राइम के अंतर के बारे में मेंशन किया, लेकिन यदि आप लॉ कमीशन की 267th रिपोर्ट 2017 में जो आया था उसके अनुसार ये स्पीच का मतलब है
उन शब्दों या कार्यों से जिनका उद्देश्य नस्ल, जातीयता, लिंग, धर्म या यौन अभिविन्यास के आधार पर समूहों के प्रति घृणा उत्पन्न करता है। इसमें भय, भड़काने के उद्देश्य से बनाए गए दृश्य, संकेत या भाषण शामिल हैं। और हेट क्राइम ऐसी आपराधिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान, जैसे कि उसकी अक्षमता, राष्ट्रीय मूल या रंग के विरुद्ध पूर्वाग्रह द्वारा संचालित होता है। कानूनी प्रावधान के बारे में मैं आपको जैसा कि बताया कि आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19 क्लास 2 में है। और इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 196 में समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने को दंडित करती है। सेक्शन 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्यों को दंडित करती है। यदि हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, सेक्शन 8 सांप्रदायिक असामंजस्य को बढ़ावा देने के दोषी उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराती है। और इसके लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट 1989, सिविल प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 1955 पहचान आधारित अपमान और अस्पृश्यता की प्रथा को लक्षित करते हैं। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि हेट स्पीच और अंकुश लगाने पर क्या क्या निर्णय आए हैं। जैसे मैंने आपके सामने अभी लाया था कि शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ 2022, तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ 2018, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015। तो इस तरह से देखिए प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ 2014। और इस तरह से देखिए किसी भी प्रकार के जुडिशियल ओवररीच को रोका जा सके। अब इसको लेकर के इससे संबंधित कमेटियां भी गठित हुई हैं पूर्व में, जैसे कि विश्वनाथन कमेटी का गठन हुआ 2015 में। इन्होंने इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 153C क्लास बी और 505A को शामिल करने की सिफारिश की, जिसमें धर्म, लिंग और विकलांगता सहित विशिष्ट पहचानों के खिलाफ उकसाने को अधिकतम 2 वर्ष की जेल और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया, इनकी सिफारिशों में था। इसके बाद वेज बलुआ समिति गठित हुई, इसके पहले हुई थी 2014 में। इन्होंने आईपीसी धारा 153C, जिसमें मानव गरिमा को लक्षित करना, इसको लेकर 5 वर्ष की सजा के साथ आईपीसी की धारा 509A नस्लीय अपमान से निपटना को लेकर 3 साल तक के कारावास या जुर्माने से अद्यतन करने का सुझाव दिया था। अब सवाल ये उठता, देखिए कि ये जो हेट स्पीच और हेट क्राइम है, इनको रोकने के लिए क्या बैरियर है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हेट शब्द की कोई सटीक या ग्लोबली लेवल पे स्वीकृत परिभाषा न होने के कारण कानूनी और अवधारणात्मक संशय की स्थिति बनी है। परिणाम स्वरूप या तो अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या फिर वास्तव में उकसाने वाली गतिविधि का उचित नियमन नहीं हो पाता। अदालतों को अनुच्छेद 19(1)(a वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 क्लास 2 उचित निर्बंधन के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वैध और अवैध के बीच स्पष्ट अंतर करना आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ टेक्निकल चैलेंजेस हैं। आजकल डिजिटल का युग है। आप सब देखते हैं कि सामग्री के तेजी से प्रसार और विखंडित प्रवर्तन तंत्र के कारण डिजिटल नियमन एक कठिन चुनौती बन गया है। अक्सर प्रतिबंधित सामग्री मिरर अकाउंट्स या अनाम मंचों के माध्यम से तत्काल पुनः प्रसारित हो जाता है। अब इसके लिए देखिए हमारे यहाँ निजता बनाम पुलिसिंग को में क्या है, जैसे कि व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन भड़काऊ संदेशों के प्रथम प्रवर्तक यानी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाना काफी कठिन हो जाता है, जिससे निजता के अधिकार आर्टिकल 21 एंड अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। यदि हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो वहां पर भी सीमा पार कंटेंट होस्टिंग क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाएं हैं। अक्सर कोई सामग्री या भाषण उन देशों खासकर जैसे अमेरिका में उत्पन्न होता है जहां कानूनी मानक अलग है, लेकिन वही सामग्री जब इंडिया में सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर के लिए संकट उत्पन्न कर देता है। टेक्निकल देखा जाए तो सोशल मीडिया के एल्गोरिदम अक्सर उपयोगकर्ताओं को कट्टरपंथ के चक्कर में फंसा देते हैं। साथ ही लोन वुल्फ
अर्थात अकेले कार्य करने वाले हमलावर की घटना उन कट्टरपंथी व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व निवारक सुरक्षा कार्रवाई करना अत्यंत कठिन बना देती है, जो किसी समूह के बिना अकेले कार्य करते हैं। हमारे यहां देखिए, कुछ चीजें कोई भी मुद्दा बन जाता है, उसको चुनावी रंग रूप दे दिया जाता है। जैसा कि देखिए, न्यायपालिका ने पाया कि कुछ राजनीतिक अभिनेता मोबिलाइजेशन के लिए बहिष्कारी विमर्श यानी एक्सक्लूजनरी नैरेटिव का उपयोग करते हैं, जिससे घृणा फैलाना राजनीतिक रूप से लाभप्रद बन जाता है। अब मेन ये जानना जरूरी है और आपको समझना जरूरी है कि हेट स्पीच और हेट क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय होने चाहिए। महत्वपूर्ण ये है। तो सबसे पहले चीज देखिए, विधिक सुदृढ़ीकरण, अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 में ऐसे सुस्पष्ट प्रावधानों को समाहित करना आवश्यक है जो घृणा भड़काने को स्पष्टता से परिभाषित करे। यह सुधार टी.के. विश्वनाथन कमेटी 2015, बेज बरुआ कमेटी 2014, 267th लॉ कमीशन की रिपोर्ट 2017 की रिकमेंडेशन के अनुरूप होना चाहिए, ताकि कानून के अति विस्तृत विनियोजन के जोखिम को कम किया जा सके। अब देखिए, जुडिशियल एक्टिविटी क्या है। उत्तेजक सामग्री के विरुद्ध त्वरित न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल बेंचेस का गठन अनिवार्य है, ताकि किसी भी व्यक्ति को लिंचिंग या शारीरिक हमलों में तब्दील होने से रोका जा सके। जैसा कि अभी पहले मैं रवा थ्रेशोल्ड टेस्ट के बारे में चर्चा किया, तो यहां से देखिए, देखा जाए तो विधि विशेषज्ञ हानि की सीमा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए 2012 की यूनाइटेड नेशंस रबार्ट कार्य योजना का समर्थन करते हैं, जो 6 भागी परीक्षण संदर्भ में, जैसे मैंने बताया कि जो उसमें वक्ता का ऑब्जेक्ट क्या है, सामग्री क्या है, विस्तार और इसकी संभावना, ताकि संरक्षित अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और आपराधिक उत्साह के बीच के अंतर को किया जा सके। एआई संचालित मॉडरेशन की बात, टेक प्लेटफॉर्मों को सक्रिय मॉडरेशन के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करना चाहिए, जिससे घृणा प्रतीकों को शैडो बैनिंग और बार बार उल्लंघन करने वालों की सामग्री को एल्गोरिथमिक रूप में कम प्राथमिकता देना शामिल है, ताकि विभाजनकारी सामग्री के वायरल प्रसार को सीमित किया जा सके। निवारक उपायों में प्रतिवाद कथाओं अर्थात पॉजिटिव एक्सप्रेशन को बढ़ावा देना, नागरिकों को प्रचार तथा अंगीकरण कथाओं की पहचान करने में सक्षम बनाने के लिए एनसीईआरटी सिलेबस में मीडिया लिटरेसी को शामिल करना आवश्यक है। चूंकि घृणास्पद सामग्री केसों अक्सर अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, इसलिए सीमा पार डेटा साझा करने के हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधियां आवश्यक हैं, ताकि विदेशी सर्वरों से साक्ष्य एकत्रित किया जा सके और साथ ही वैश्विक मानवाधिकार मानकों का पालन भी सुनिश्चित हो। तो देखिए, इस लेक्चर से यह निष्कर्ष निकलता है कि हेट स्पीच पर नियंत्रण के लिए आर्टिकल 19(1)(a) एंड आर्टिकल 19(2) के बीच बैलेंस बनाया जाए। ओडिशा का प्रस्तावित कानून, जिसे एआई बेस्ड मॉडरेशन और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन प्राप्त है, सांप्रदायिक सौहार्द को संस्थागत रूप देने का एक व्यापक प्रयास है। इसकी सफलता सटीक कानूनी परिभाषाओं तथा डिजिटल नीतियों और जमीनी स्तर पर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने पर निर्भर करेगी। आप देखिए, जो हेट स्पीच, इससे संबंधित मेंस में जो क्वेश्चंस कैसे जनरेट होते हैं, तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है, हेट स्पीच अर्थात घृणात्मक भाषण ही हेट क्राइम घृणा अपराध का अग्रदूत है। इस स्टेटमेंट के आलोक में सांप्रदायिक वैमनस्य से निपटने हेतु भारत में विद्यमान कानूनी ढांचों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मीन्स हेट स्पीच इज द प्रीकर्सर टू हेट क्राइम। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, evaluate the effectiveness of the existing legal frameworks in India to deal with communal disharmony. क्वेश्चन नंबर 2, आप वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र संकल्पना से क्या समझते हैं? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है? चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन
CSE मेंस 2014 में पूछा जा चुका है। What do you understand by the concept of freedom of speech and expression? Why are films in India placed on a somewhat different level from other forms of expressions? Discussion. अब देखिए प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन जनरेट होता है। जैसे देखिए सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2021 में एक क्वेश्चन आज पूछा जा चुका है, निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड? तो इसमें चार ऑप्शन है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 29। और इस तरह से यदि आपने लेक्चर को गंभीरता से सुना तो डेफिनेटली उसी में आंसर समाहित है और इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 21। तो इस तरह से देखिए देखा जाए तो एक क्वेश्चन और है प्रीलिम्स रिलेटेड 2018 में आ चुका है। निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त वाक्य को सही एवं उचित रूप से लागू करता है? द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, which of the following statements correctly and appropriately applies the above sentence in the Indian Constitution? इसमें चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 49 प्रोविजंस अंडर द 42nd अमेंडमेंट। सेकंड, आर्टिकल 17 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4। थर्ड, आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटेड इन पार्ट 3। आर्टिकल 24 एंड प्रोविजंस अंडर द 44th अमेंडमेंट। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चंस हैं और ये देखिए ये भी चीज अभी के लेक्चर में मेंशन है और इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटेड इन पार्ट 3। तो इस तरह से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम आगे भी आपके सामने हॉट टॉपिक्स और जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके जनरल स्टडीज से रिलेट करेंगे, ऐसे लेक्चर हम आपके सामने लाते रहेंगे और इस तरीके से आप लेक्चर्स को जरूर सुने, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और नॉर्मल हर एक नागरिकों को भी इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो आज इतना ही, तब तक के लिए विराम करता हूं। धन्यवाद।